नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की, और चर्चा में आज हम एनडीए को भी लाएंगे और इंडिया ब्लॉक को भी लाएंगे। तेजस्वी यादव को भी शामिल करेंगे क्योंकि आरजेडी में सबसे बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव की है। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले एनडीए की चर्चा करते हैं। एनडीए ने तो लॉक कर दिया। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला निकाला जा चुका है और एनडीए में अब कोई सीट बचती नहीं है। चिराग पासवान ने बाजी मारी है। पशुपति कुमार पारस हार गए हैं। पशुपति कुमार पारस को कोई सांत्वना पुरस्कार भी मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, एनडीए में बात यह तय है कि 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीटों पर चिराग लोजपा और एक सीट पर जीतनराम मांझी की पार्टी और एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हुए हैं। वह और भी गुंजाइश में लगे हैं कि उनके किसी उम्मीदवार को क्या किसी दूसरे के सिंबल पर लड़ाया जा सकता है, यदि हमारे सिंबल पर नहीं तो। और कुछ सीटों की अदला बदली की बात भी हो रही है। तो एनडीए की बात करें तो वहां फील्डिंग सज गई है और मुकेश सहनी के लिए अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि 40 की 40 सीटें पूरी हो गई हैं। और 16 और 17, 16 जेडीयू, 17 बीजेपी, अब कहां ये सीटें छोड़ने जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी का रास्ता भी इंडिया ब्लॉक की हो जाएगा। लेकिन जैसे एनडीए ने फील्डिंग कर ली है, इंडिया ब्लॉक की फील्डिंग अभी बाकी है सजाई जानी, कि हम क्या करेंगे और कहां। देखिए, हमने कल चर्चा की थी कि जो बात हो रही है उसमें 25 प्लस 10 प्लस 5 मतलब 25 आरजेडी, 10 कांग्रेस और 5 वामपंथी पार्टियां। लेकिन अब जो खबर अपडेटेड आ रही है कि नहीं, तेजस्वी यादव 30 सीटों पर चुनाव लाना चाहते हैं। यदि मुकेश सहनी आ जाएंगे, इंतजार किया जा रहा है, वेलकम किया जाएगा, तो उनके लिए कुछ सीटें आरजेडी छोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस को अभी वे 7 सीटें ही देने के मूड में है और 3 सीटें वामपंथी पार्टियों को, आरा, सिवान और बेगूसराय। तो देखिए, अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि हम यदि सीटों के बारे में बात करते हैं, उम्मीदवारों के बारे में बात करते हैं, दावेदारों के बारे में बात करते हैं, तो आरजेडी इंडिया ब्लॉक कई लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारी के संकट से जूझ रहा है। उम्मीदवार ठीक ठाक नहीं मिल रहे। और ये भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं, जो बात कांग्रेस को पसंद नहीं है, कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार हो वहां सीधे तौर पर आरजेडी ही लड़े। तो अब इसके पीछे भी रणनीति हो सकती है कि जेडीयू के खिलाफ लड़ना थोड़ा आसान है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना अधिक कठिन है। तो एनडीए की फील्डिंग और तेजस्वी यादव ने अब तक मैदान नहीं सजाया है, इससे ही चर्चा शुरू करें अजीत जी। देखिए, ये एक बार और पहले हम लोगों ने तेजस्वी यादव की राजनीति पर जब चर्चा की थी तो इस बारे में हम लोगों ने एक हिंट किया था, एक बात की थी कि अब देरी कर रहे हैं वो। जी। देखिए, हमेशा एक एक कहावत भी है कि पहले मारे सो मीर। हम्म। जो पहले पहला चांटा मारता है ना, लड़ाई में हमेशा जीत उसी की होती है। ये हम लोग बहुत छोटे थे तो ये किस्सा अपने बड़ों से सुनते थे, जो हम लोग के बड़े जी। लोग कॉलेज में जाते थे। फिर ये पूरे वास्तविक जीवन में भी अप्लाई होता है, फिर ये राजनीति में भी अप्लाई होता है, खेल के मैदान में अप्लाई होता है। इसी के लिए तो टॉस होता है कि जो टॉस जीतेगा, पहली जीत ये माना जाता है कि उसको अपनी फील्ड चुनने का मौका मिलता है। हर जी। खेल में टॉस होता है। फुटबॉल में भी होता है कि पहली किक कौन मारेगा। चेस के खेल में टॉस होता है कि कौन किस रंग के मोहरों से खेलेगा और कौन पहली चाल चलेगा। इसका मतलब है कि पहली चाल चलना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे राजनीति हो या खेल का मैदान। जी। दूसरा, उसके बाद जो देता है वो प्रतिक्रिया होती है। तो हम्म। प्रतिक्रिया देने वाला हमेशा पिछड़ जाता है या हमेशा डिसएडवांटेजस पोजीशन में होता है, और जो पहली चाल चलता है वो एडवांटेज के पोजीशन में होता है। तो ये एक हमको अपना हंच कह रहा है, जो पॉलिटिक्स को समझने का जो हंच है, जो बीजेपी की राजनीति को समझने का जो अपना अनुभव है, कि जी। बीजेपी ने जानबूझ करके एनडीए ने इतने समय तक उलझा के रखा सारे मामले हम्म। को, और पूरे तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूरे ब्लॉक को अंधेरे में रखा। ये मैसेज बनने दिया कि अभी एनडीए में कुछ भी फाइनल नहीं है। हम्म। एनडीए में खींचतान चल रही है, लड़ाइयां चल रही है, झगड़े हो रहे हैं, सीट का बंटवारा कैसे होगा, अमुक जी छोड़ देंगे, अमुक जी छोड़ देंगे। ये हम लोग लगातार यहाँ बात कर रहे थे कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको वहीं रहना जी। है जहां वो है। हम्म। लेकिन चारों तरफ ये मैसेज बना हुआ था इंडिया ब्लॉक में कि चिराग छोड़ देंगे तो चिराग हमारे साथ आ जाएंगे, इंडिया ब्लॉक बिखर जाएगा। ये कल तक चला है।
हम जी। जिस आरजेडी के इकोसिस्टम की बात करते हैं सोशल मीडिया में, वो कल तक लिखता रहा था कि चिराग पासवान का चिराग उधर नहीं जल रहा है, कल तक लिख हम्म। रहा था, जब हम लोग कल अपना प्रोग्राम कर चुके थे उसके बाद तक। जी तो बिल्कुल। ये एक अंधेरे में रखा गया पूरे आरजेडी के उस ब्लॉक को, और वो फंसे रहे इस जाल में और डिले करते गए, अपना सारा प्लान डिले करते गए। अब तो उनको रिस्पॉन्ड करना है। जी। पहली चाल तो चल दी जेडीयू बीजेपी ने और उसके अलायंस ने। ये होता है कि अगर आप फंसे हुए हैं, दूसरा नहीं क्लियर कर रहा है, तो कम से कम मन ही मन आप तैयारी करके रखें। आप अंदर खाने, आप सामने से कुछ मत करें, लेकिन अंदर खाने अपने अपने उम्मीदवार तलाश करें, अपनी सीटें तलाश करें, सीटों का बंटवारा कर लें। लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने ये सब कुछ नहीं किया, कुछ भी मैटरलाइज नहीं हुआ। 2 बार 3 बार बैठक हुई, उस दिन भी आपने बताया कि मुकुल वासनिक के घर पे बैठक हुई है, मनोज जा गए, तो क्या तय हुआ? तय कुछ नहीं किया, सीटें तय नहीं की, किसी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया। दूसरी ओर जेडीयू बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर, सीटें तय कर ली। जब जी। नंबर ऑफ सीट तय हो गई, तो सीटों की अदला बदली की भी बात हो गई। ज्ञानेश्वर जी, हम्म। हम कल इस पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए एक दो लोगों के साथ थे, हमारी मुलाकात हुई कल रात में, जो इस बिल्कुल। बीजेपी और चिराग पासवान वाले मामले को हैंडल कर रहे थे, दिल्ली में थे जो बीजेपी के नेता। और उन्होंने कहा कि अरे नंबर ऑफ सीट्स तो छोड़िए, हम लोग सीटों की जो अदला बदली होनी है वो भी तय कर चुके हैं। वो भी बात हो गई जी। है कि नीतीश जी कौन सी सीट छोड़ेंगे, उसमें से कौन सी सीट चिराग पासवान को जाएगी। चिराग पासवान जो सीट बचेगी वो सीट बीजेपी लेगी, फिर उसके बदले में बीजेपी सीट देगी नीतीश कुमार को। तो ये जो तीनों पार्टियों का समझौता है वो सब तय करके रखा हुआ है। और आज हम्म। आखिरी समय तक, चुनाव की घोषणा के 2 दिन पहले तक उलझा के रखा आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को कि वो अपना अपना अलायंस नहीं तय कर सके, इस उम्मीद में बैठे रहे कि उस अलायंस से कोई टूट के आ रहा है। तो इस उम्मीद में बैठे बैठे एक स्टेप, 2 स्टेप पिछड़ गया आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस, जी। और एक 2 स्टेप आगे, जो जिसको टॉस जीत करके पहली चाल चलने का जो मामला होता है, वो चाल पहले चला है बीजेपी और जेडीयू ने। हालांकि राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, किसी खेल में भी ऐसा नहीं होता है, टॉस जीतने वाला भी हार जाता है, पहली चाल चलने वाला भी हार जाता है। उसमें होता उस जीतना, फिर इस जीतने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए, जो रिस्पॉन्ड करता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी चाल भी उतनी इफेक्टिव हो। तो जी क्या बिल्कुल। आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट की चाल बहुत इफेक्टिव है? क्या उन लोगों ने जो राजनीति प्लान की है वो बहुत इफेक्टिव है? अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से, आप करेक्ट करिएगा जब बताइएगा, कोई पहल नहीं हुई है। अभी तक कुछ सीटों का फैसला भी इन लोगों ने नहीं किया है कि कितनी सीटों पर किसको लड़ना है। ये हम्म। ऐसा एक एक अभी पिछले साल, पिछले महीने, मतलब जनवरी तक, 2 महीने पहले तक, जब नीतीश कुमार छोड़ के गए, तब तक आरजेडी को भी इस भ्रम में आरजेडी भी थी कि जेडीयू साथ रहने वाली है, नीतीश कुमार साथ रहने वाले हैं और 16-17 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है। तो उन 16-17 सीटों के हिसाब से ही उनकी तैयारी हो रही थी। जी कांग्रेस की बिल्कुल। तैयारी 4-5 सीटों के हिसाब से थी। हम्म। तो ये बाकी जो सीटें अचानक आई नीतीश कुमार के जाने के बाद, जो वैक्यूम हुआ, उसको फिलअप करने की कोशिश नहीं की आरजेडी ने। जब नीतीश कुमार छोड़ के चले गए जनवरी में, तो उसके बाद का जो समय था, उस समय का इस्तेमाल करके अपने लिए सीटों को मजबूत करना, उम्मीदवार तलाशना, ये काम नहीं किया आरजेडी ने। कांग्रेस लेफ्ट के साथ बैठ करके, इन तीनों पार्टियों ने बैठ करके योजना नहीं बनाई, और ये इंतजार होता रहा कि मुकेश सहनी आएंगे और चिराग पासवान आएंगे, कोई भी छूट के आ जाएगा। और अभी भी देखिए विडंबना देखिए कि अभी भी इंतजार हो रहा है कि मुकेश हाँ। सहनी आ जाएंगे और पशुपति पारस भी आ जाएंगे, तो उनके लिए भी सीटें छोड़ेंगे, उनके लिए भी सीटें छोड़ेंगे। तो जी। ये अपना तय ही नहीं किया। जबकि हम्म। दूसरी तरफ 3 बड़े अलायंस का मामला तय था, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान का मामला तय था। और ये हम्म। भी तय था कि नीतीश कुमार के कोटे से एक एक सीटें खाली करके और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी जाएगी। और ये भी हम लोगों ने कही है, हमको लगता है 1 महीने पहले इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की है कि नीतीश कुमार की सीटें छोड़ी जाएंगी, काराकाट और गया, उन दोनों के लिए। तो जी। जब दूसरी तरफ इतनी सारी चीजें तय हो गई थी, और ये मीडिया में 1-2 जगह से ही आ रही हो, आप ही के जरिए आ रही हो, लाइव सिटीज के जरिए आ रही थी, तब भी आरजेडी कांग्रेस ने कोई तैयारी नहीं की हम्म। कि इसके जवाब में हम तैयारी करें, कि हम अब जाकर के कह रहे हैं कि हम उन सीटों पर लड़ेंगे जो जेडीयू को है। तो जी। उनको पहले नहीं पता था कि जेडीयू के कोटे में क्या सीटें हैं। जेडीयू के हम्म। कोटे की लगभग सारी सीटें तय हैं, 4-5 सीटों का और इधर-उधर होगा। और ये सच जो है कि जहां जेडीयू है वहां आरजेडी ही लड़ेगा, इस बात को आसानी से कैसे कांग्रेस भी कबूल कर लेगी कि आप जहां बीजेपी से लड़ना है सीधे हम ही लड़े, आप वहां लड़े ही नहीं लड़े। और देखिए सीट और उम्मीदवार, देखिए कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। और खबर यह है अजीत जी कि मधेपुरा से टाल ठोकने के लिए आरजेडी का कोई उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। क्या चंद्रशेखर, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री जो विवादित रहे, उन्हें लड़ाया जाएगा?
या फिर कोई ऐसा उम्मीदवार, अभी कार्यक्रम करने के पहले मैं मधेपुरा में बात कर रहा था, कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है जिसकी तैयारी चल रही हो कि हाँ, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक कोई आनंद मंडल का नाम आता है, लेकिन यदि आपको जेडीयू से लड़ना है, एनडीए अलायंस से लड़ना है, सुपौल की बात कर लें। सुपौल में कोई आरजेडी का उम्मीदवार नहीं दिखाई पड़ रहा है। नालंदा की बात कर ले, कौन लड़ेगा? नीतीश कुमार के घर में। पटना साहिब की बात कर ले, चिराग पासवान उधर चले गए, कौन लड़ेगा हाजीपुर से? मुजफ्फरपुर की बात कर ले, कांग्रेस के सिर्फ विजेंद्र चौधरी की चर्चा हो रही है। अब देखिए अररिया, मतलब जहां मुस्लिमों की आबादी है फिर भी वह सीट जीत जाती है बीजेपी। वहां सरफराज आलम और शहनवाज आलम दोनों तस्लीमुद्दीन के बेटे, संघर्ष है एक घर में ही। सरफराज आलम चुनाव हारे थे और सरफराज आलम एक बार उपचुनाव जीते भी थे। शाहनवाज आलम पिछले बार ओवैसी की पार्टी से विधायक बने, बिहार में फिर मंत्री बने जब आरजेडी में शामिल हो गए। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि शाहनवाज आलम की लोकप्रियता अधिक है, लेकिन सरफराज आलम फिर बगावत करेंगे। तो कटिहार, कटिहार पर कांग्रेस की दावेदारी भी है और आरजेडी की दावेदारी भी है। मुकेश सहनी आ रहे हैं तो मुकेश सहनी कह रहे हैं मुझे तो लड़ने के लिए कटिहार चाहिए। तो ऐसी तमाम सीटें, खगड़िया कोई उम्मीदवार नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि महबूब अली कैसर, जो पारस गुट के सांसद थे और पारस गुट को झटका लगा, उनके किसी भी सांसद को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, कोई भी सीट नहीं दी गई पारस लोजपा को, तो क्या महबूब अली कैसर, जिनके बेटे भी आरजेडी के विधायक हैं, उन्हें ही लड़ने के लिए कहा जाएगा? ये तमाम स्थितियां परिस्थितियां हैं जहां तेजस्वी यादव को सोचने की बात है कि देखिए जब इतना बड़ा संघर्ष है, इतना बड़ा चुनाव है, मोदी के ब्रांड से लड़ना है, नीतीश कुमार भी साथ आ गए हैं और आपके उम्मीदवार, उन्हें पता ही नहीं है ठीक से। देखिए अब तो यह भी कहा जा रहा है, बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें, कहा जा रहा है, आप मोतिहारी से आते हैं, कि 2 दिनों पहले तक राधा मोहन सिंह बहुत निराश थे, लेकिन पिछले 24 घंटे से वे ऊर्जावान बन गए हैं। शायद उन्हें कोई भरोसा मिल गया है कि हाँ, तो यदि राधा मोहन सिंह को टिकट मिल रहा है तो वहां आप किसे लड़ा रहे हैं? क्या देवा गुप्ता को लड़ा रहे हैं? बेतिया में आप किसे लड़ा रहे हैं? आपने देखा ही था 2019 में कि आपके पास उम्मीदवार नहीं थे, आपने रालोसपा को सीट दे दी थी, तो आप किसे चुनाव लड़ा रहे हैं? है? तो ये तमाम सीटें हैं। शिवहर में जो आपके उम्मीदवार थे फैसल अली, उन्हें आपने बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया। तो उम्मीदवारों को लेकर इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है। सीतामढ़ी में किसे लड़ा रहे हैं कि आपकी तैयारी ही पता नहीं चल रही है। काराकाट में आप किसे लड़ा रहे हैं? पवन सिंह के बारे में खबर है, पवन सिंह ने कल एक सैंडल पर लिखा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और उन्होंने संकेत दे दिया कि वे बिहार में ही चुनाव लड़ेंगे। कई तरीके की खबरें चल रही हैं और कई तरीके की बातें हो रही हैं कि पवन सिंह तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और वे काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो इतनी उहापोह की स्थिति है और अगले 48 घंटे में चुनाव की रणभेरी बजनी है। होगा क्या? देखिए आज बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार करीब करीब तय हैं। देखिए, पहले तो आपने जो बात जहां से शुरू की वहां से शुरू करते हैं। सबसे जी। पहली बात तो ये है कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं और लालू यादव भी बार बार कहते हैं कि सीधी लड़ाई बीजेपी से है। जी। और जब सीटों पर लड़ने की बात आती है तो आप ये रास्ता देख रहे हैं कि बीजेपी से न लड़ना पड़े। हम्म। तो ये राजनीति तो आपके बहुत कमजोर होने का संकेत दे रही है। हम्म। अगर आप ऐसी सीटें खोज रहे हैं जो जेडीयू वाली सीट है वहां से आरजेडी लड़े, तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई से डर रहे हैं। आपकी तैयारी नहीं है बीजेपी से मुकाबला करने की, आपके पास हैसियत कैंडिडेट नहीं है बीजेपी से लड़ने वाले। जी। तभी तो आप जेडीयू को कमजोर मान करके उसके कमजोर कैंडिडेट्स खोज रहे हैं कि उसके खिलाफ हम लड़े। फिर ये हम्म। बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई वाले वादे का क्या हुआ, उस एजेंडे का क्या हुआ, उस घोषणा का क्या हुआ जो बार बार आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधी लड़ाई बीजेपी से, और जी। मैदान में सीधे आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाह रहे। हम्म। ये मैसेज जैसे ही पब्लिक होगा, जैसे ही लोग इस बात को समझेंगे, समझ ही रहे होंगे, बिहार के लोग तो राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको लग जाएगा कि आरजेडी जितना दिखा रही है, जितनी तैयारी उसकी बताई जा रही है, वैसी है नहीं कुछ। उसको लड़ने का भी जो भरोसा बताया जा रहा है, संकल्प बताया जा रहा है पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसमें भी बहुत दम नहीं है। अगर होता तो आप हेड ऑन करते बीजेपी के साथ, जी। आप अनाउंस करते कि बीजेपी जो पहलवान उतारेगी जिस सीट पर, उसके खिलाफ आरजेडी का कैंडिडेट लड़ेगा। हम्म। असली लड़ाई तो ये होती है, नेता आपके एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई की जब बात आती है, आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जब होता है, तो हम लोग को ध्यान है 2013 का दिल्ली का विधानसभा की, आते ही अनाउंस किया अरविंद केजरीवाल ने कि हम शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेंगे। जी। तो पहले दिन जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेंगे, उसी दिन उन्होंने आधी लड़ाई जीत ली।
हम्म। तो आज उल्टा ही सुनने को मिल रहा है, आरजेडी कह रही है कि हम बीजेपी वाली सीटों को छोड़ देते हैं और जेडीयू वाली सीटों पर नहीं, लड़ते हैं। तो अभी उजियारपुर को ले लीजिए। अजीत जी, उजियारपुर को ले लीजिए। आलोक मेहता स्थापित उम्मीदवार है नित्यानंद राय के खिलाफ, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है कि आलोक मेहता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। टिकट दे दिया जाए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हाँ, लेकिन वो मन तो से लड़ना और मतलब दिखावे के लिए लड़ना, ये दोनों दो बातें हो जाती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप पहले ही आधी लड़ाई हार गए, मन के हारे हारे। जी। लोगों ने, अपने यहाँ के लोगों ने दंगल फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में जो पहली कुश्ती लड़ाने ले जाते हैं आमिर खान, मतलब महावीर फोगाट, अपनी बेटी को, तो जो सबसे मजबूत पहलवान होता है, 3 लड़के पहलवान खड़े होते हैं, उसमें जो सबसे मजबूत पहलवान होता है उसको चुनती है बेटी उसकी। जी। तो फिर जो रेफरी है वो कहता है कि तुम्हारी बेटी तो हार जाएगी, तो उसने कहता है कि पहली लड़ाई तो उसने जीत ली। हम्म। तो ये जो पहली लड़ाई जीतने की बात होती है, वो जैसे ही उसने वो जीता, डर से जीतना होता है, उसने कहा कि पहले डर से जीतना होता है। तो यहाँ तो डर से जीतना छोड़ दीजिए, आप तो डर से पहले ही हार रहे हैं, आप पहले ही आप कमजोर सीट चुन रहे हैं, अपनी कमजोरी आप जाहिर कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए है, ये हेड ऑन करना चाहिए, सामने से आके कहना चाहिए कि बीजेपी के जितने दिग्गज हैं बिहार के, जी। सबसे पहले अनाउंस करना चाहिए कि गिरिराज सिंह अगर लड़ते हैं तो उनके खिलाफ हमारा ये कैंडिडेट लड़ेगा बेगूसराय में। हम्म। नित्यानंद राय लड़ते हैं, हमारा ये कैंडिडेट उनके खिलाफ लड़ेगा। अश्वनी चौबे लड़ते हैं, हमारा ये कैंडिडेट होगा। आरके सिंह के खिलाफ जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि कहे कि जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री है उसके खिलाफ हमारा ये कैंडिडेट लड़ेगा। बीजेपी का जो सबसे मजबूत नेता है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आप हम्म। ये घोषणा करिए। आपको ऐसे लड़ाई को हेड ऑन लेना है, अगर हेड ऑन करना है। एक तो पहले ही आप अपनी चाल चलने में पिछड़ गए, आपने देरी कर दी, आप उस ट्रैप में फंस गए, आप वेट करते रह गए दूसरे लोगों का। अब पहले पार्टियों का इंतजार करते रहे कि जेडीयू बीजेपी का अलायंस बिगड़े तो हमको पार्टियां मिले। अब आप कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कैंडिडेट आ जाए, जिन्होंने उनको टिकट दिया था, वो उसमें से कोई आ जाए, जो उनके एक जी। एमपी हैं उनमें से कोई आ जाए तो हम टिकट दें। तो ये सब कमजोरी जाहिर करती है। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तैयारी पूरी का मतलब होता है, मधेपुरा सीट पर तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को पूरे 5 साल तैयारी करनी चाहिए। किसी जी, बिल्कुल। अलायंस हो जेडीयू से नहीं हो, वहां जो है जी। 5 साल पूरी तैयारी रहनी चाहिए। वहां सारण जो सीट है छपरा की, वहां पूरी तैयारी 5 नहीं, साल से छपरा की तैयारी बात रहनी आपने चाहिए कर दी, चुनाव को अजीत जी लेकर। आपने छपरा की बात कर दी। मैंने इस कार्यक्रम के तुरंत पहले बात की थी छपरा में। क्या स्पष्ट है कि आरजेडी से कौन लड़ रहा है? लोग कंफ्यूज हैं। रोहिणी आचार्य आ रही हैं, राजश्री यादव आ रही हैं, या परिवार से बाहर जितेंद्र राय विधायक को दिया जा रहा है, मनोहरा के विधायक को। मतलब आरजेडी के समर्थक ही नहीं जान रहे हैं कि उम्मीदवार लड़ने कौन आ रहा है और फैसला कौन कर रहा है। तो तैयारी कौन कर रहा है? जब परिवार को लड़ना है तो उधर से कोई तैयारी नहीं है, जब दूसरे को लड़ना है तो वे भी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। और राजीव प्रताप रूडी तो दिन रात लगे ही लगे हैं। और जो स्थितियां विपरीत दिखाई पड़ रही थी, अब स्थितियां उनके अनुकूल होती दिखाई पड़ रही है, और राजीव प्रताप रूडी का टिकट भी बीजेपी की ओर से कंफर्म माना जा रहा है। खबरें ये आ रही है कि जिन्हें जिन्हें लड़ना है उनके कान में कह दिया गया है नीतीश कुमार की ओर से और बीजेपी की ओर से भी कि देखिए, अनाउंसमेंट तो बाद में होगा, लेकिन आप मैदान में चले जाइए। देखिए, ये बात, वही बात, वो तो राजीव प्रताप रूडी पूरे बिहार में घूम करके तैयारी कर रहे थे। अपने क्षेत्र में तो वो कर ही रहे थे। वो पूरे जी। बिहार में भी उन्होंने एक अभियान चला रखा था, जिस तरह से चिराग पासवान का अभियान था, उस तरह से बिहार को बदलने की बात कर रहे थे वो भी। तो उसका फायदा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलेगा ही। जो आदमी पूरे बिहार का नेता है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीति का के दावपेच अभी हो रहे हैं, आप देखिए, समाजवादी पार्टी से इतने अच्छे संबंध है, रिश्तेदारी भी है आरजेडी के, लालू यादव के परिवार के रिश्तेदारी भी है, और समाजवादी पार्टी ने 35 उम्मीदवार अनाउंस कर दिए। जी। परिवार के लोग जो कैंडिडेट होने हैं, जहां से, कहां शिवपाल यादव लड़ेंगे, कहां धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, कहां से डिंपल यादव को लड़ना है, कहां अक्षय यादव लड़ेंगे, ये सारी चीजें तय हो गई। हम्म। कि राम गोपाल यादव के जो बेटे हैं, अक्षय यादव फिरोजाबाद से लड़ेंगे, शिवपाल यादव बदायूं से लड़ेंगे। बदायूं की टिकट पहले धर्मेंद्र यादव को मिली थी, अब ये लगभग तय हो गया कि वो आजमगढ़ से लड़ेंगे। तो ये सारी सीटें, 35 सीट उन लोगों ने अनाउंस कर दी। बीजेपी ने 195 और 72 दो बार में मिलाकर के उसने 257 सीटें, 67 सीटें अनाउंस कर दी। जी। कांग्रेस की भी सीटें अनाउंस हो गई 82। तो ये जो हर पार्टी अपना कैंडिडेट अनाउंस करे, ममता बनर्जी ने अपने सभी 42 उम्मीदवार अनाउंस कर दिए। हम्म। तो प्रादेशिक पार्टियां जो सीरियस हैं चुनाव को लेकर के, उन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। पहले से कैंडिडेट तय थे उनके उनके कैंडिडेट 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे थे सीटों पर। आरजेडी की कोई तैयारी इस तरह से नहीं हो रही थी। पहले आरजेडी इस भरोसे में बैठी रही कि हम सरकार में हैं और नीतीश कुमार के साथ अलायंस में जाएंगे, तो जैसे 2015 में जीत गए थे वैसे फिर इस बार लोकसभा जीत जाएंगे, जैसे उस समय विधानसभा जीते थे। तो आप उस इंतजार में आपने तैयारी नहीं कराई। अपनी जो कोर सीटें हैं, जिसके बारे में ये पता है कि आपका गढ़ है, आरजेडी का गढ़ है, आरजेडी ही लड़ती जीतती रही है,
उन सीटों पर भी तैयारी नहीं की गई, किसी कैंडिडेट को इशारा नहीं किया गया, एक आदमी या दो आदमी को, कि आप तैयारी करिए वहां से जाकर के। उसके बाद जब अलायंस टूट गया, तब आप इस बात का इंतजार करते रहे कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से एनडीए में भगदड़ मचेगी, तो उसके एलआई पार्टनर आएंगे तो हम उनको रखेंगे। तो उस बिल्कुल। भ्रम में आप उस मृग मरीचिका में फंसे रह गए। और जो अपने परिवार की सीटें हैं, जो गढ़ है, कोर, वहां आपने उम्मीदवार तय नहीं किए, उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, मतदाता के नहीं, आप बीच मैसेज जहानाबाद नहीं देख गया, लीजिए ना, अजीत उन जी, चीजों। जहानाबाद देख लीजिए ना, जहानाबाद में पिछले बार आपको याद ही होगा कि हाँ, सबसे 1700 कम वोट। मतों, हाँ, 1700 या 1200 मतों से चुनाव जीते थे चंद्रवंशी, जेडीयू के उम्मीदवार। तो इस बार सुरेंद्र यादव लड़ेंगे। देखिए, अब तो है कि सरकार आप बनाने नहीं जा रहे हैं, विधायकों को लड़ने की छूट दे सकते हैं, तो हम्म। सुरेंद्र यादव लड़ने के लिए मैदान में आएंगे। या फिर देखिए, वहां भी संशय है, सुरेंद्र यादव के ही दामाद है रिंकू यादव, कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव, एमएलसी हैं, वे भी ताल ठोके हुए हैं, वे भी घूम रहे हैं और लोगों को संदेशा दे रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव से बातचीत हो चुकी है, तो चुनाव ससुर लड़ेंगे कि दामाद लड़ेंगे, पता ही नहीं चल पा रहा है। देखिए, ये सब ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर हम लोगों ने एक बार बात की थी ज्ञानेश्वर जी, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे कि पाटलिपुत्र सीट है, 39,000 जी। वोट से मीसा भारती हारी थी, 2 बार से हार रही है, पिछली बार सिर्फ 39,000 वोट से हारी थी। ये जी। जहानाबाद सीट है जहां 1700 वोट से सुरेंद्र यादव हारे थे। इस हम्म। तरह की मजबूत कई सीटें हैं जहां नजदीकी लड़ाई हुई थी, नजदीकी मुकाबला रहा था आरजेडी का और दूसरी तरफ जेडीयू बीजेपी का। उन सीटों पर तो कम से कम तैयारी करके रखते। उन सीटों के बारे में एक अंदाजा था कि इन सीटों पर एक बार अगर ढंग से लड़ाई हो तो यहाँ कड़ी टक्कर दे सकते हैं, एनडीए अलायंस का कोई भी कैंडिडेट होगा उसको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो उन सीटों पर भी ऐसे ऐसे नजदीकी लड़ाई वाली सीटों को भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उनको जी। आइडेंटिफाई करके वहां कैंडिडेट नहीं उतारने की हम्म। बात हुई। कुछ चेहरे तय होते हैं ज्ञानेश्वर जी, जो बड़ा चेहरा होता है जिसके बारे में माना जाता है कि हारे जीते ये लड़ेगा और ये लड़ेगा तो मजबूत लड़ाई होगी। हम्म। उसमें एक चेहरा सुरेंद्र यादव का है। उसमें एक कांग्रेस की तरफ से देखें तो एक चेहरा तारिक अनवर का है, मीरा कुमार का है, जो पहले लड़ चुके हैं लोग, निखिल कुमार का है। आरजेडी के जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ अलायंस को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस होने की बात थी, पप्पू यादव की बात हम लोगों ने की थी। तो इस तरह के जो बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये लड़ेंगे लड़ेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी ले आ सकते हैं, उन जी। सबको तो कम से कम अपनी सीटें बताई गई होती कि आप हम्म। जाइए इस सीट पर तैयारी करिए। लेकिन परिवार से कौन लड़ेगा? हम लोग सुन रहे थे पहले कि रोहिणी आचार्य लड़ेंगी, तो उनके लिए पहले मगध में कोई सीट खोजी जा रही थी, फिर सारण में सीट खोजे जाने की चर्चा। तो कहां से लड़ेंगी? एक तो हाँ, ऐसे काराकाट नहीं की है। बात भी किया गया। अब देखिए, एक नई बातचीत आ रही है हाँ, रोहिणी को लेके, काराकाट, क्योंकि उनका ससुराल वहीं है। तो बिल्कुल। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां अब तक इन्हें बिल्कुल मैदान में आ जाना चाहिए था कि ठीक है, बक्सर में आपने सुधाकर सिंह को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बक्सर में प्रचार गाड़ी घूमने भी लगी कि बक्सर का सांसद कैसा हो, सुधाकर सिंह जैसा हो। लेकिन औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद बिल्कुल। की आपकी तैयारी बिल्कुल अस्पष्ट है, और औरंगाबाद में पिछले बार ठीक से चुनाव लड़ा गया था। तो औरंगाबाद में आप सोचिए, आप कहां से नालंदा में उम्मीदवार लाएंगे? हाँ, अब देखिए आप, हाँ, अब देखिए आप, शेखपुरा के एक ऐसे बाहुबली को शामिल कराने की बातें चल रही है कि हाँ, उसे आरजेडी में शामिल किया जा सकता है, उनकी पत्नी को कहीं से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिसके बाद एक जाति बिल्कुल ही बिदक जाएगी, जिसे आप अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी अब आके एकदम आखिरी समय पर किया जा रहा है। ये सारी चीजें भी जी। आखिरी समय पर हो रही हैं, हम्म। अभी तक नहीं हुई। जैसा हमको अभी ध्यान है आपसे बातचीत में कि भागलपुर सीट भी पिछली बार अच्छी, भागलपुर से एमपी थे, उसके पहले बुलो आरजेडी के मंडल। एमपी थे बुलो मंडल, बुलो मंडल। शैलेश कुमार। और पिछली बार भी वो अच्छी लड़ाई लड़े थे, लेकिन भागलपुर अभी आपने तय नहीं किया है कि नहीं, भागलपुर क्या कर रहे हैं, भागलपुर की तो स्थिति लड़ा तो रहे हैं। ये है, अजीत जी, भागलपुर की स्थिति ये है कि बुलो मंडल को शायद बुलाकर टिकट देना पड़े, क्योंकि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। और जब ये बिल्कुल। हाँ, जन विश्वास रैली में और जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए थे तेजस्वी यादव, तो हमें जो खबर है, इसे हम और भी पुष्ट कर लेंगे, जो हमें किसी ने बताया कि भागलपुर में जन विश्वास यात्रा के दौरान बुलो मंडल दिखाई नहीं पड़े थे, लेकिन वहां उम्मीदवार कहाँ है? बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि बुलो मंडल बीजेपी के संपर्क में है, जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। तो आपके साथ ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां, मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ किसको लड़ाने जा रहे हैं आप? बता तय आप तो हो जाए। सोचिए, आप सोचिए ज्ञानेश्वर जी कि आरजेडी के पास गैर गैर यादव कितने नेता हैं पिछड़ी जाति के, जी। गिनती के होंगे, गिनती के हम्म। नेता होंगे। उसमें एक अच्छे नेता शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल थे, जो हम्म। गैर यादव पिछड़ी जाति से आते हैं और चुनाव जीते हुए थे। तो वैसे नेता को भी आप न संभाल के रखा आपने, न उनको हरी झंडी दी, न लड़ने की तैयारी के लिए उनको आपने इंपावर किया। आपकी सरकार थी तब आप इंपावर करते,
भाई जी जब सरकार बनती है, जो बड़ी पार्टियां हैं, सरकार का लाभ उठाती है ना अपने वर्कर को एम्पावर करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। सरकार जब होती है तब आप करते हैं। तो 1.5 साल की सरकार में पता नहीं सरकार चलती रही और कहीं न पार्टी का एक्सपेंशन दिखा, न संगठन की मजबूती दिखी और न लोकसभा चुनाव की तैयारी दिखी। जी अब आप जैसे अभी जब जब जेडीयू, ललन सिंह जब इस तरफ थे, जब ये अलायंस इधर था, मतलब नीतीश कुमार इधर थे, तो एक समस्या बीजेपी के सामने भी आ रही थी कि मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ कौन लड़ेगा। बिल्कुल अब एग्जैक्ट सेम समस्या अब आरजेडी कांग्रेस के साथ है कि कौन लड़ेगा उनके खिलाफ वहां। तो ये अब 1.5 साल, अब तो 1.5 महीने से ऊपर हो गए नीतीश कुमार को भी हम्म, उधर गए हुए। तो इन 1.5 महीनों में क्या होमवर्क किया, क्या वर्कआउट किया आरजेडी ने कैंडिडेट्स को लेकर के, जो अपने कोटे की उसकी सीटें हैं। देखिए जी अभी बात जो हो रही है, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, अभी भी हम लोग 2-3 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी सिवान की, हिना शहाब से बात जी करने की। तो अब नहीं हुई, नहीं हुआ, अब आप छोड़ देंगे सीट लेफ्ट के लिए। तो हम्म, आप अपनी सीट गंवाएंगे ना। आरजेडी तो अपनी जमीन खोती जा रही है, तो उसकी मजबूत जमीन थी, वो जमीन आप खो रहे हैं। उस जमीन को आपने बड़ी मुश्किल से कल्टीवेट किया था वहां। जी अभी जितनी देरी होगी, अब हमको आपने कहा था उस दिन की बात हो गई है पप्पू यादव के साथ, तो मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, उन्हीं के साथ बैठिए, उन्हीं को लेकर के बैठिए, उन्हीं के और साथ देखिए विचार विमर्श आपका करिए कि कौन आपका गृह उम्मीदवार है जिला आपके है, पास। मतलब लालू यादव और तेजस्वी यादव का गृह जिला है गोपालगंज, लेकिन हाँ, गोपालगंज में आपका पहलवान कौन है किसी को नहीं पता है। आप वहां हार जाते हैं चुनाव, कैसे हार जाते हैं और इतने बुरे तरीके से क्यों हारते हैं, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया। तो आपको यह भी देखना होगा कि मतलब गोपालगंज में किसे आप लड़ा रहे हैं भाई, तो आप उम्मीदवारों के बारे में फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो पहले सीटों के बारे में फैसला करेंगे, पहले जी तो आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट सीटों के बारे में फैसला करें, सीट बांटे कम से कम। जी ये अभी अब इंतजार मुकेश सहनी का हो रहा है। मुकेश सहनी तो पहले बात हुई है दोनों तरफ से, तो हम्म अब किस बात की देरी करनी है। जैसे जैसे बीजेपी जेडीयू ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है, लेकिन सारी चीजें तय हो गई और ये सबको पता है, ये सब पब्लिक डोमेन में है कि किसके हिस्से में जी कौन सी सीटें जा रही हैं। तो हम्म उसके बाद तो आरजेडी कांग्रेस को अपना अनाउंस कर देना चाहिए। कम बिल्कुल से कम कुछ ऐसी सीटें जो पता है दोनों के अलायंस में तय हैं, उन्हीं पर अनाउंस कर देते। एक हम्म खबर जो हम लोगों को मिल रही थी, वो उत्तर प्रदेश से भी थी और बिहार से भी थी, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव ये मान के चल रहे हैं कि 2024 का चुनाव उनका चुनाव नहीं है। ये जी कहीं कहा है उन लोगों ने कि ये हमारा चुनाव नहीं है। हम्म हमारा चुनाव नहीं है का मतलब ये केंद्र का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। सो इसमें हम लोगों को बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो जी हमको ये फोकस करना चाहिए है कि 5-7 सीटों पर हम अपने को फोकस करें। जो हम्म उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग सुन रहे हैं कि 15 सीटों पर फोकस करके चुनाव लड़ें, और अभी 3 सीट है उसको बढ़ा करके किसी तरह से दहाई में ले जाएं या 10 तक किसी तरह से पहुंचाएं। उसी जी तरह से बिहार के बारे में ये चर्चा हुई कि ये मान रहे हैं कि हमारा चुनाव नहीं है, तो हम्म उसमें फोकस्ड होकर के 5-6 सीटों पर आरजेडी और 4 सीटों पर कांग्रेस, 1-2 सीट पर लेफ्ट, मतलब ये तीनों मिलकर के 10-11 सीटें आइडेंटिफाई करें और उन 10-11 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ें। बाकी जी चीजों, बाकी जगहों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाए। अगर ये स्ट्रेटजी है, तो ये स्ट्रेटजी है तो पहले ही आपने वॉक ओवर दे दिया, बिल्कुल तीन हार मान चौथाई लिया सीटों आपने। पर, पहले ही जी 3/4 सीटों पर वॉक ओवर दे दिया। तो हम्म जिसको 3/4 सीटों पर वॉक ओवर मिल जाए, 28-30 सीटों पर जिस पार्टी को वॉक ओवर मिल जाए, उसको भी तो फिर इन्हीं 10 सीटों पर तैयारी करनी होगी, जी जिन सीटों पर आप तैयारी करने आ रहे हैं। तो फिर और कहां टिकिएगा आप उसकी तैयारी जिस में। नीतीश कुमार को आप मिटाने की सोच रखे हुए हैं, तो फिर नीतीश कुमार तो जिंदा ही हो जाएंगे। अब हाँ, देखिए वो तो अशोक वही है। अशोक चौधरी एक नया कैंपेन लेके आ रहे हैं, मेरा नेता मेरा अभिमान। हम्म, है और है पूरे बिहार में वो और कर पूरे रहे हैं बिहार में वो। इस कैंपेन को चलाने ये जा रहे हैं। अभिमान आएगा और बिहार के लोगों में और बड़े तबके में, जो अत्यंत पिछड़ा और महादलित गरीब का तबका है, महिलाएं हैं, उनमें ये बात अपील करेगी, क्योंकि वो लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। जी तो ये एक कैंपेन होगा, आप उस कैंपेन में, तैयारियों में कहीं आप टिकेंगे नहीं। जब हम्म, आप 12 सीटों पर गंभीरता से लड़ेंगे तो 50% भी जीत जाएंगे, तो कितना जीतेंगे, 6 जीत जाएंगे। बिल्कुल 50% हो जाए तब आप 40 सीट लड़ते, 40 सीट में 25% जीतते, तब भी 10 होता। तो जी आप ऑलरेडी आप सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर के मोड में है। और जो हम्म, 10-12 सीटें आइडेंटिफाई करके और बहुत फोकस्ड होकर लड़ने की बात है, वो भी सीटें आप नहीं बता रहे हैं। आप बताइए तो सही कि कांग्रेस की 4 सीटें ये है जहां उसके ये 4 कैंडिडेट हैं, आरजेडी के 6 सीटें ये हैं, इसके 6 के उतने तो कैंडिडेट अनाउंस अगर कर देते ये लोग, चलिए तो आरजेडी से आगे जाते लड़ाई हैं, का पाला खिंच हाँ जाता जी, है। बिल्कुल आरजेडी से आगे जाते हैं। क्या मुकेश सहनी की जिद भी बहुत बड़ी होती है, आरक्षण की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण के कारण ही बात बन रही है या बात बिगड़ रही है। तो इंडिया ब्लॉक में जब आएंगे, तो क्या आरक्षण की बात इंडिया ब्लॉक कबूल करेगा?
और वे फिर क्या एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सीटें जो वे मांग रहे हैं वह भी कम नहीं होगी। तेजस्वी यादव कबूल कर लेंगे, इस पर चर्चा कर लें, और फिर बिहार कैबिनेट की विस्तार जिस पर कल निर्णय होना है। देखिए, अभी उनके साथ उनकी बात जो आरक्षण वाली बात है, वो बात जी। तो इंडिया ब्लॉक तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। आरजेडी को उसमें दिक्कत होगी। हम्म। आरजेडी को ये स्वीकार करना आरजेडी के लिए आत्मघाती हो जाएगा कि वो कहे कि जो मजबूत जाति है, जिसमें सबसे मजबूत जाति यादव है, कि हम्म। आरक्षण का सिर्फ उसी को फायदा मिला है और हम्म। दूसरी जो पिछड़ी जातियां, अत्यंत पिछड़ी जातियां, उनको फायदा नहीं मिला है। तो ये हम्म। उसके लिए तो नुकसान की बात हो जाएगी, क्योंकि आप ये जो अत्यंत पिछड़ी और दूसरी पिछड़ी जातियां, उनमें ये मैसेज जाएगा कि आरक्षण की सारी मलाई आप खा रहे हैं। तो जी। उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस बात को वो मानना, शेड्यूल लेकिन कास्ट की मांग कर रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट की मांग कर रहे हैं। हाँ, वो पहले अभी तो बात कर रहे थे, बीजेपी से उनकी बात ये हो रही थी कि आरक्षण के भीतर उनको आरक्षण देने का जी। प्रावधान किया जी। जाए। हम्म। तो आरक्षण के भीतर आरक्षण देने का भी प्रावधान अगर आता है, तो जी। कांग्रेस को दिक्कत नहीं है। कांग्रेस, हम्म। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, तो आरक्षण जी। की सीमा तो बिहार में बढ़ा ही दी गई है। तो बढ़ी हम्म। हुई सीमा में उन जातियों को एडजस्ट कर लिया जाएगा जो जातियां आरक्षण के लाभ से अभी वंचित हैं। और जी। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार के पास है, देर सवेर वो रिपोर्ट आनी है। या जो हम्म। बिहार में जाति गणना हुई है, उसके हिसाब से आंकड़े पता है, सबके सामने है कि कितनी आबादी है और कितना आरक्षण है, कितना जी आरक्षण का बिल्कुल। लाभ मिला है। तो वो हम्म। इंडिया ब्लॉक वो तो कर देगा। हम्म। लेकिन जो सीटों की बात है, जो उनकी जिद होती है कि अब वो भी जिद करेंगे कि पहले जितना चिराग को चाहिए उतना था, तो अब कहेंगे जितना कांग्रेस को दे रहे हैं उतना दीजिए। तो ये सब चीजें नहीं होंगी। उनको पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी सीट वहां मिल जाएगी, वो सीटों का एडजस्टमेंट उनका हो जाएगा। जी। लेकिन आरक्षण का मामला तो सिर्फ बिहार के स्तर पर होगा। एक जो अपने को उन्होंने मल्लाह और निषाद का नेता अपने को स्थापित करने की कोशिश की है, वो जी। बीजेपी में जब बात कर रहे थे तो उसमें उनके लिए ज्यादा प्रोस्पेक्ट दिख रहा था। अगर वहां हम्म। कोई बात कर देते प्रधानमंत्री, जिस तरह से तेलंगाना में मडीगाज के लिए किया था उन्होंने, वैसा कुछ निषाद के लिए अगर कह देते, बीजेपी के शीर्ष स्तर से कह दिया जाता, तो उसका इनको लाभ बहुत मिलता। क्योंकि फिर केंद्रीय सूची में परिवर्तन होते, और केंद्रीय सूची जो जी। आरक्षण की है वो अपडेट होकर के इनके लिए अतिरिक्त नौकरी का इंतजाम होता है, इनके समाज के लोगों के लिए। तो वो तो अगर नहीं होता है और फिर वो एनडीए छोड़ करके आते हैं, तो इधर आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा वो नहीं बना पाएंगे। फिर उनकी लड़ाई रहेगी उस पर, लेकिन वो बड़ा इशू नहीं हो पाएगा। इनके लिए चलिए। इशू हो जाएगा कि विनिंग सीटें लेना, ऐसी जी। सीटें लेना जहां ये मजबूती से लड़ सकते हो। जो पिछली बार ये लड़े थे, एक ही सीट पर लड़ पाए थे ठीक से, और वो सीट कांग्रेस की है, और जी। कांग्रेस की कोर सीट है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि हम वो सीट जीत सकते हैं। तो वो हम्म। एक पैच इधर भी आने के बाद फंसेगा हाँ, कि खगड़िया नहीं कैसे कटिहार, निकालें। खगड़िया नहीं बिल्कुल, कटिहार। जी। बिल्कुल। हाँ। जी। तो अब कैबिनेट का विस्तार कल होगा, मतलब नीतीश कुमार भी यह काम पूरा करने जा रहे हैं। आज ही होना था, लेकिन बीजेपी की सूची नहीं आई थी, इसलिए अब लेकिन कल हो ही जाना है। तो मतलब नीतीश कुमार ने भी तैयारी कर ली है, चुनाव की मंडली सजा दी है कि देखिए ये मंत्री हैं, सब अपने अपने काम पर लगे। हाँ, वो एक मैसेज होता है, उसके जरिए भी एक मैसेज होता है। जैसे आप देखिए, राज्यसभा में जिनको भेजा गया, उनसे एक जी। मैसेज क्रिएट किया गया। एमएलसी जो बने, उनसे एक मैसेज क्रिएट किया गया। अब मंत्री बना करके उन जातीय समूहों को साधने की कोशिश होगी जो अभी अपने को अलग थलग महसूस कर रहे होंगे। उनमें कुछ जी। लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हमको जहां तक अभी अपनी समझदारी से लग रहा है कि पूरा विस्तार नहीं होगा। अभी भी हम्म। अपने अपने कोटे की कुछ सीटें दोनों पार्टियां खाली रखेंगी। जी। जो बीजेपी का कोटा है उसमें वो भी कुछ खाली रखेगी, कुछ जेडीयू भी खाली रखेगी, ताकि हम्म। एकदम से नाराजगी नहीं हो जाए। लोगों को ये भरोसा रहे कि लोकसभा चुनाव के बाद के विस्तार में उनको मौका मिल सकता है। इसके जी। लिए कुछ सीटें वो लोग खाली रखेंगे। लेकिन जो जातीय प्रतिनिधित्व अभी तक हुआ है, उसके बियॉन्ड जाने का, अत्यंत पिछड़ी जातियों को कुछ प्रतिनिधित्व देने का, गैर यादव पिछड़ी जातियों को बनाने का, कुछ अगड़ी जातियों को एडजस्ट करने का, ये एक दाव अभी उसमें मंत्रिमंडल के जरिए देखने को मिलेगा कि जो जातियां रह गई हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अभी नहीं मिला है, कहाँ ब्राह्मण लगाना है, कहाँ फिर एक और राजपूत लगाना है, या एक और भूमिहार ले आना है, मल्लाह ले आना है। तो ये सब जी। कल देखने को मिलेगा कि हर कास्ट का एक प्रतिनिधि चेहरा चुन करके उसको शपथ दिला दी जाएगी। फिर मंत्रिमंडल विभागों का बंटवारा उनको उनके बीच हो जाएगा, ताकि वो भी अपना जी। काम में लगे जो लोग, उसके जरिए जो मतदाताओं को मैसेज बनाना होगा वो बन जाएगा। तो ये एक चुनाव के लिहाज से किया जा रहा है। वो भी पहले ऐसा लग रहा था कि चुनाव के पहले शायद ना हो, लेकिन कुछ सीटें खाली रख के और ये कर दिया जा रहा है, ताकि जो जातीय संतुलन है, अगर वो कहीं असंतुलित दिख रहा है तो उसको ठीक कर दिया जाए। चलिए, तो वो ठीक कर दिया जाए। कल जब मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो फिर से हम चर्चा करेंगे क्या जोड़ गणित, क्या समीकरण नीतीश कुमार ने बैठाया और बीजेपी ने बैठाया। तो देखिए, बहरहाल तो यह लग रहा है कि देखिए तैयारी में आरजेडी पिछड़ रही है, और बीजेपी के खिलाफ न लड़ने का फैसला कर, मतलब हम ये नहीं करें बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन जिद ये है कि जेडीयू के खिलाफ तो सीधे हम लड़ेंगे।
और कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही लड़िए, आपको बीजेपी के खिलाफ भी लड़ना होगा। वैसे जेडीयू के कैंडिडेट तो 16 सीटों पर ही होंगे, बाकी अन्य सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, तो वहां तो आरजेडी के उम्मीदवार दिखाई पड़ेंगे, लेकिन प्राथमिकता में जेडीयू की सीटें हैं, नीतीश कुमार को हराना है। तो आगे क्या, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।